आइडेंटिफाई द गिवन ईसीजी। इस ईसीजी को देखो, अगर अपन बात करते हैं थोड़ी सी कॉमन ईसीजी के बारे में जानकारी लें तो हालांकि आपको पता होगा ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का मतलब क्या देखने को मिलता है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है साहब। और ग्राफी का मतलब इसके अलावा एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है ग्राफ, और एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है ग्राम। तो ध्यान रखिएगा ग्राफ का मतलब होता है मशीन या जिसे इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, मशीन या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं ग्राम, ग्राम का मतलब क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। और इसके अलावा ग्राफी को क्या बोल सकते हो तो सर ग्राफी को प्रोसीजर बताया जाता है, और ग्राफी को आप लोग क्या बोल सकते हो प्रोसीजर कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा यहां अपन ने तीन चीजों का डिस्कस करने की कोशिश की है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब प्रोसीजर, ग्राफ का मतलब मशीन या इंस्ट्रूमेंट, और ग्राम का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से इसको बताया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर अपन डिस्कस करें कि इसके बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंथवन विलियम, और ये हमें क्या करता है असेस द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, यानी दिल धड़कता कैसे है, दिल धड़कता किसके लिए, ये बताने की औकात इस मशीन में नहीं है, वरना तो कई लोगों की पोल खुल जाती है। चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर जब अपन ईसीजी पढ़ते हैं तो ऐसी कुछ वेव आती है। ध्यान रखिएगा जब आप ईसीजी देखते हो, जब आप उस ईसीजी को देखते हो तो ये आपके सामने कोई ऐसी वेव दिखती है, और इस कंडीशन में अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं इसको पी वेव बोला जाता है, इसको क्यू वेव बोला जाता है, इसको आर वेव बोला जाता है, इसको एस वेव बोला जाता है, इसको टी वेव बोला जाता है। सवाल आपके सामने दरअसल ऐसे निकल के आएंगे कि जब भी मरीज के ईसीजी में पी वेव देखी जाए, पी वेव का मतलब क्या है, या ईसीजी में पी वेव कब डेवलप होती है तो ध्यान रखिएगा एट्रियल सिस्टोल के दौरान, अरे ध्यान रखिएगा एट्रियल सिस्टोल के दौरान देखने को मिलती है। इसी को अपन बोल सकते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बोला जाता है। इसी को प्यारे दोस्तों आप डीपोलराइजेशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो। तो प्यारे दोस्तों अगर आपके हार्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, अगर आपके हार्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ईसीजी में पी वेव आएगी, और अगर तुम्हारे एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डीपोलराइजेशन नहीं, सिस्टोल नहीं, तो आपके अंदर ये बिल्कुल चेंजेज नहीं आएगा, बोले तो ईसीजी में पी वेव ही नहीं आएगी। अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो ज्यादा पी वेव, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन तो जल्दी पी, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन तो एक्स्ट्रा पी वेव। तो कुल मिलाकर के कवि यहां यह कहना चाहता है कि अगर ईसीजी में पी वेव में गड़बड़ है तो जिम्मेदारी सिर्फ एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन में है, सिस्टोल डायस्टोल में नहीं है। ध्यान रखिएगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन में है, सिस्टोल डायस्टोल में नहीं है। दूसरी साइड में अपन ने लिखा है क्यूआरएस। दोस्तों अगर आपके वेंट्रिकल में, अगर यहां पर मैं बात करता हूं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्यूआरएस आएगा, अगर वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तो क्यूआरएस आएगा, अगर वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों चीजों में चेंज आने पे क्या डेवलप होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अरे इन तीनों चीजों के डेवलप होने पे क्या देखने को मिलता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यहां अपन ने एट्रियल सिस्टोल डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शन बता दिया, यहां अपन ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल या डीपोलराइजेशन बता दिया। और अगर तुम्हारी ईसीजी में टी वेव में चेंजेज आता है, अगर तुम्हारी ईसीजी में टी वेव में चेंजेज आता है, किसमें ध्यान रखिएगा, अरे टी वेव में कोई चेंजेस देखने को मिलता है तो यहां कंडीशन क्या देखने को मिलती है तो याद रखिएगा सर यहां वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, यहां आपके सामने वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो जाएगा, वेंट्रिकल डायस्टोल हो जाएगा। इसके अलावा इसको क्या बोल सकते हो रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर के ईसीजी में तीन चीजें, अगर तुम्हारे वेंट्रिकल में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो ज्यादा क्यूआरएस, कम कॉन्ट्रैक्शन तो कम क्यूआरएस, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं तो क्यूआरएस आया ही नहीं, ज्यादा एक एक्स्ट्रा क्यूआरएस तो एक्स्ट्रा भी देखने को मिल गया। तो ये जानकारियां यहां पे देखने को मिल गई।
क्लियर है सर? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव वाली कंडीशन देखने को मिल गई। अब हमारे अगर ईसीजी में प्यारे दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का क्यूआरएस देखने को मिल जाए, यानी इसको बोला जाता है वाइडेंट क्यूआरएस, का मतलब सिर्फ क्यूआरएस ही क्यूआरएस दिखता है। और ध्यान रखिएगा जब बड़े धमाके होते हैं तो छोटी आवाजें नहीं सुनाई देती है, बड़े धमाके होते हैं तो छोटी आवाजें नहीं सुनाई देती है। जब वेंट्रिकल धड़कता है तो एट्रियम की फड़फड़ाहट दिखती ही नहीं है। अरे दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो ध्यान रखिएगा अगर अपन बात करते हैं इसके ऐसी ईसीजी को बोला जाता है वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कंडीशन को अपन किसके नाम से जानते हैं? अरे ध्यान रखिएगा वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कंडीशन को अपन किसके नाम से जानते हैं? तो आप लोगों का जवाब क्या देखने को मिलता है? अरे वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कंडीशन को अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। ऐसी ध्यान रखिएगा वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आपके वेंट्रिकल की रफ्तार 150 से ऊपर निकल जाती है उसको वीटी कहते हैं। और वीटी में ईसीजी का कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से बनाया जा सकता है, और या फिर आप इस ईसीजी का कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से भी डेवलप कर सकते हो कि ये ऐसी ईसीजी दिख जाए, ये भी वीटी है, वीटी का मतलब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ही एबनॉर्मलिटी में आ रहा है उसको वीएफ कहते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के नाम से बताया जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर ऐसी ईसीजी दिखा दी जाए तो ये ईसीजी में आपको देखने पे सिर्फ क्यूआरएस दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसके अंदर सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना 12 लीड ईसीजी, तो देखो एवीआर, एवीएल, एवीएफ, V1, V2, V3, V4, V5, V6 12 लीड ईसीजी में ये इसी प्रकार से आती है। इसके अलावा देखो लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड। तो अगर मैं बताऊं 12 लीड ईसीजी है या नहीं है, तो ये 12 लीड ईसीजी है। सर 12 लीड ईसीजी में कौन सी है? देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड मेरे मार्कर में दिख रही होगी। इसको बोलते हैं एवीआर, इसको बोला जाता है एवीएल और इसको बोला जाता है एवीएफ। इसके बाद में ये आती है V1, V2, V3 और ये आ जाता है V6, V5, V4। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 12 लीड ईसीजी आपके सामने कुछ इस प्रकार से आती है, और जिसमें मुझे सिर्फ क्यूआरएस, क्यूआरएस और क्यूआरएस दिख रहा है। तो वाइडेंट क्यूआरएस आते ही प्यारे दोस्तों इसको वीएफ नहीं वीटी बोला जाता है। वीएफ में क्यूआरएस आपको नाचता हुआ दिखेगा, यानी जिसका कोई लेजा नहीं है, जिसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसका कोई सामंजस्य नहीं है। क्योंकि वीएफ में दिल धड़कता नहीं, दिल फड़कता है। अरे दिल के धड़कने और फड़कने में फर्क यह है कि जब तक धड़केगा तब तक खून फेंकेगा, और जब तक फड़केगा वो टक 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 यूं हिलता रहेगा, वो ब्लड को नहीं पंप करेगा। समझ पा रहे हो? अगर स्पीड बढ़ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन 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 वाली चीजें चलती है। ध्यान रखिएगा। तब तक तो फिर भी ब्लड को पंप कर रहा है, मरने की गुंजाइश कम है, बचने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन वीएफ की कंडीशन में सिर्फ वो हिल रहा है, और हिलने के दौरान वो खून को फेंकेगा नहीं, और जब खून नहीं फेंकेगा तो दूसरे वाइटल ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा। तो आपके सामने दिखाई गई ईसीजी का नाम क्या देखने को मिलता है? सर इसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। अरे क्या बोला जाता है? वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया बोला जाता है। और अगर मैं आपके सामने ऐसा कोई ग्राफ बना दूं कि बताओ ये क्या ईसीजी है, तो आपका जवाब आना चाहिए वीएफ की। सर ना कुछ दिखा, ना कुछ समझ में आया, ना कुछ चीज निकल के आई। अरे इसको क्या बोला जाता है? वीएफ बोला जाता है। अरे उसको क्या बोला जाता है? तो वीएफ के नाम से बताया जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोला जाता है, जिसका इलाज के नाम पे आपको डी फेब को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्या नाम देना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा डी फेब को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या समान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। वो कहते हैं ना हर एक मुश्किल से टकराना है मुझे, और जो मेरा है उसको पाना है मुझे, और जहां हार सब लोग मेरी चाहते हैं वहीं से जीत के आना है मुझे। तो मेहनत कीजिएगा, अपने परिवार की वृद्धि के अंदर खुद को घोर गुमान कीजिएगा, और मैक्सिमम लोगों को इंफॉर्मेशन दीजिएगा।